हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ भी मतभेद रहा हो, परंतु यह खुशी की बात है कि उसने शिक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय नीति स्वीकार कर ली है। भले ही शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में न रखा गया हो और इसके संबंध में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार राज्यों को दिया गया हो, परंतु केंद्र द्वारा इस विषय में एक राष्ट्रीय नीति का स्वीकार किया जाना इस बात का सबूत है कि अधिकारों के झमेले में न पड़कर शिक्षा की राष्ट्रीय महत्व को अब स्वीकार कर लिया गया है। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं कि राष्ट्र के समुचित विकास एवं निर्माण में शिक्षा का जो स्थान है, उसकी दृष्टि से उस विषय में एक राष्ट्रीय नीति अपनाकर देर से अनुभव किए जा रहे एक अभाव की पूर्ति की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था और असंतोष चल रहा है, उसका उससे अंत हो जाएगा, यह कहना अभी कठिन है। पैराग्राफ। यह सत्य है कि नीति संबंधी जो योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई, वह कोठारी आयोग की सिफारिशों तथा उस पर संसदीय समिति के निर्णयों पर सर्वाधिक आधारित है। यह भी सही है कि इस संबंध में राज्यों से भी परामर्श लिया गया है, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संसद द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के बाद भी उस पर अमल शुरू हो जाएगा। यह बात राज्यों पर आधारित है और यह किसी से छुपा नहीं कि कुछ राज्य सरकारों का शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर कुछ न कुछ मतभेद हमेशा रहा है। ऐसी सूरत में शिक्षा विषयक मुद्दों की घोषणा के बाद भी उस पर अमल की गारंटी तभी संभव हो सकती है जब शिक्षा केवल राज्यों का विषय न होकर केंद्र का भी विषय होता तथा केंद्र का उस पर पूरा नियंत्रण होता। मेरे विचार में इसके लिए अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान में परिवर्तन करना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ और अधिक खिलवाड़ न हो सके। अब तो संसद सदस्यों को विभिन्न दलों की संसदीय समिति का बल भी प्राप्त है। ऐसी हालत में इस परिवर्तन में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। पैराग्राफ। अब तक केंद्र और राज्यों की ओर से शिक्षा पर काफ़ी व्यय किया जा रहा है, लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हो रहा क्योंकि शिक्षा में दोहरी व्यवस्था चल रही है। कई कार्यक्रम जो केंद्र में है वे राज्यों में नहीं, और जो राज्यों में हैं उन्हें केंद्र स्वीकार करने से हिचकिचाता है। ऐसी दिशा में शिक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति स्वीकार करना निहायत जरूरी है। यह केवल केंद्र ही कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसे ध्यान में रखकर शिक्षा के मद पर कितने प्रतिशत खर्च करना संभव हो सकेगा और फिर उससे शिक्षा क्षेत्र में क्या उन्नति संभव है। अगर हो सके तो इसके लिए एक निश्चित न्यूनतम अवधि निर्धारित कर दी जाए। इस समय राष्ट्र के पास धन की कमी हो सकती है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विशाल देश की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा के मद पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए। क्रांति के बाद रूस में इस मद पर बहुत व्यय किया गया था और आज भी वह राष्ट्रीय आय का एक उल्लेखनीय भाग इसमें लगा रहा है। पैराग्राफ।
उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती है कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले। पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है। इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, सिवा इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती है। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता, इससे उनकी कार्य क्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और वे अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं। लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता। अतः क्रांति का तात्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, न ऐसा कभी हो सकता है। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है। पैराग्राफ। समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करे। मसलन हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की जरूरत है। करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त क्या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबें नहीं होती। अतः समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीजों को प्रमुखता दी जाती है। पैराग्राफ। पूंजीवादी उत्पादन में जहां यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ हो। आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम। कहने का नारा समाजवाद का है, परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टॉक हो जाती है। अतः उत्पादन के वितरण पर समाज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है, एक शब्द से अधिक कुछ नहीं। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं। कभी माओ दिखता है, कभी लेनिन, कभी नेहरू तो कभी लोहिया। हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा। हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है। विराम समाप्त।